बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ख़बरों से हम आगाज़ करेंगे, 11 बजे आपकी बर्थडे भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती चली जा रही है। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजूहात क्या हैं आप सभी लोग जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा कागज़ों में, ख़बरों में, अखबारों में देखते हैं कि कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है, भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है या फिर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये सब अपनी जगह, इन कार्रवाइयों की हकीकत क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़रूर समझिए, अपनी गाड़ी की फ़िटनेस का ज़रूर ख्याल रखें। जगह जगह में अक्सर मार्केटों में जाएं, सुबह के टाइम तो होता है कि ताजिर जो होते हैं अपने दुकानें वगैरह साफ़ करके बाहर कूड़े को आग लगा रहे होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको समझेंगे तो हम अपना हिस्सा डालेंगे। साथ ही साथ आज अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सुबह का था वो डिस्कस करें तो लाहौर आज आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पर है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्योंकि ये बागों का शहर है ना, जगह जगह आपको चरिंद परिंद नज़र आते थे जो अब नज़र नहीं आते हैं। जब ऊपर आपको फ़िज़ाई आलूदगी नज़र आएगी, काले बादल धुएँ के नज़र आएंगे, तो फिर कहाँ से ये चरिंद परिंद आएंगे। सेकेंडली, दरख्त लगाने के बजाय हम दरख्त काटते चले जा रहे हैं। इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 3668 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। तो क्या ये काफ़ी हैं? क्या ये सिर्फ तब होगा जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बुरा आएगा? अब इसके लिए करना क्या है? अगेन मैं वो कहूँगी कि पानी सर से एक बार फिर से गुजर चुका है। हम फ़िज़ाई आलूदगी के निर्गे में आ चुके हैं और स्टिल अब हमें भुगतना पड़ेगी। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, इमरान यूनिवर्स और दुर्र नयाब। दुर्र नयाब, मैं आपसे आ रही हूँ, मैंने गलत तो नहीं कहा कि फिर फ़िज़ाई आलूदगी भुगतनी पड़ेगी, फिर स्मॉग से मुतासर होना पड़ेगा, फिर आशूबे चश्म के केसेस सामने आएंगे, फिर मुसलसल लोगों का गला खराब, नज़ला ज़ुकाम के इशूज़ होंगे? अच्छा, इसमें बड़ा बेसिक बात है। मैंने कुछ अर्से पहले भी ये बात हाईलाइट की, आपके प्रोग्राम में भी की, मैंने ख़बर भी दी और मुझे पता लगा कि आज PHA के बड़े मोतबर मेहमान आपके पास आ रहे हैं। तो काइंडली आप उनसे सिर्फ ये पूछिएगा कि क्या आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन और टेम्परेरी जो अब ये लोहे के एंगल आयरन लगा के जगह जगह लाइटें लगा के जो खूबसूरत नुमाया करने की कोशिश कर रहे हैं, जेल रोड पे तो बहुत ही ज़्यादा क्या इससे माहौलियाती आलूदगी आपकी काबू में आएगी? दूसरी बात कि आप जो मौसमी फल और फूलदार पौधे छोड़कर आप जो दूसरे पौधे लगा रहे हैं जिनकी उम्र बहुत वक्त कम होता है और उसके साथ साथ जो वक्त के साथ तेज़ी से बढ़ तो जाते हैं लेकिन उनका फ़ायदा नहीं। अब कोनोकार्पस जो है वो पूरी दुनिया में बंद हो रहा है, उसको नहीं लगाया जाता क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी का बायस बनता है, वो ऑक्सीजन खींचता है। ठीक है, आपका जो सफ़ेदा है वो पानी ज़मीन से खींचता है। हमारे यहाँ पे इस मुल्क में बहुतात कर दी है। आपके कोनों के पौधे जो हैं वो पूरे लाहौर में फैला दिए गए हैं क्योंकि वो ग्रोथ जल्दी लेते हैं, एक कवर शेड बना देते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं है ना। आपके मौसमी जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं जिसमें टाली है, शीशम है, आपके किन्नू है, माल्टा, जो भी मतलब कि आप कह सकते हैं, शहतूत, जामन, आम, आप इन दरख्तों को कहाँ छोड़ आए हैं और इनकी कमी की वजह से आपके चरिंद परिंद भी चले गए और आपकी जो मौसमियाती और माहौलियाती आलूदगी है वो बढ़नी शुरू हो गई है, वो कम नहीं हो रही। ऑक्सीजन ना लेने वाले पौधों की भरमार ने लाहौर का हुस्न मुतासिर कर दिया है। दूसरा, जो आप हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला को खुश करने के लिए जो ये उल्टे सीधे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ऑनेस्टली मैंने नहीं देखे। अच्छा, मुझे ये बता दें, क्या इन पे ये जो शोशा, ये लाइटनिंग, इन पे पैसे कम लगते हैं? नहीं, इन पे तो करोड़ों रुपए लग गए, ज़्यादा लगेंगे। इन पे तो करोड़ों रुपए लगा दिए गए। इमरजेंसी क्लॉज का नाम लेके टेंडरिंग इमरजेंसी करवाई गई कि पता नहीं कौन सी इमरजेंसी थी कि अगर ये काम ना होता तो लाहौर बर्बाद हो जाता, खुदा ना खास्ता। या हुकूमत को खुश करने के लिए इन्होंने नहर के किनारों पे, जाती उम्रा तक रोड्स पे, आपकी पाइन एवेन्यू पे, हर जगह पे इन्होंने वो चांद सितारे बना दिए हैं। उस पर देखें, लाइट का इजाफी खर्च भी है, वो बिजली का बिल भी सारा जो है वो PHA को देना पड़ रहा है, उस पर जो लोहा लगा दिया गया उसके भी अखराजात देने पड़ रहे हैं। उसका इम्पैक्ट मौसम पे, लाहौर पे नहीं है, उसका इम्पैक्ट कोई माहौलियाती आलूदगी को कमी करने पे कुछ नहीं है। अब जब आप अपना काम छोड़ देते हैं ना, मेरा काम खबर देना है, जब मैं खबर देना छोड़ दूंगा ना तो फिर मेरी ना अपनी वैल्यू रहेगी, ना मेरी कोई क्रेडिबिलिटी रहेगी। PHA ने अपना काम छोड़ा है तो ऑनेस्टली अब उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी वैल्यू जाना शुरू हो गई है। वो मैं मौसमी पनीरियाँ लगते नहीं देख रहा, मैं वो इनके 10 लाख दरख्त लगाने के दावे जो हैं वो मुझे पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। 5 लाख भी लगा दें, वीरान नजर आ रही हैं, 5 लाख भी लगा दें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात,
इमरान भी इस चीज़ को सेकंड करेगा और इस बात को आगे बढ़ाएगा कि लाहौर शहर के छोटे पार्कों को कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, सही कह उन पे तवज्जो नहीं दी जा रही। आप रह के जाके इकबाल टाउन, बागा जिना, रेस कोर्स, 4-5 बड़े आपके पास पार्क है, आपके लाहौर शहर में 815 पार्क है, उनके बारे में तो उनके बारे में कोई नहीं है। कूड़ा वहाँ पर है, झूले थे वो भी खराब पड़े हैं, पौधों की हालत इतनी बुरी है और वो किसी के, खैर इसको हम ज़रूर अपने 11 बजे वाले सेगमेंट पे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें ज़रूर ने आपने हाईलाइट कर दी हैं, सो मैं इसको ज़रूर डिस्कस करूँगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखिए जी, बिल्कुल बात इस तरह है कि हम हमेशा ये बात करते हैं, बल्कि इस साल के आगाज़ में भी हमने ये बात की थी कि अभी भी हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारे जो इंतज़ामी इदारे हैं, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि जब स्मोक आएगी तो फिर क्या करना है। माज़रत के साथ हमारे इदारे तब एक्टिव होते हैं जब पानी सर तक आ जाता है या गुजर जाता है, तब जो है ये होश के नाखून लेते हैं और उसके बाद हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाते हैं, गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, उनके चालान किए जाते हैं, भट्टों को बंद किया जाता है, इसी तरह मुख्तलिफ़ ऐसी कार्रवाइयाँ जो हैं वो होती हैं। हालाँकि जब एक चीज़ आपको पता है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मैं हायर एजुकेशन की बीट करता हूँ, मुझे पता है कि पूरे साल का कैलेंडर होता है खबरें देने का भी, मुझे पता है कि मैंने खबर देनी है, मुझे पता है कि कब एडमिशन होने हैं, मुझे पता है कब रिजल्ट अनाउंस होने हैं, मुझे पता है कब सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है वो होने, मैं उसकी तैयारी पहले से कर लेता हूँ कि इस हवाले से मैंने खबरें देनी। क्या इदारों को ये नहीं पता कि किस मौसम में स्मोक जो है वो आती है और किस कदर उसके नुकसानात जो है वो होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, सब कुछ पता है। ये चीज़ें जो है अगर स्टार्ट से करें तो इन पे बर्डन जो है वो भी कम हो, इन पे जो वक्ती तो अचानक जो हुकूमत का प्रेशर आता है वो भी कम हो। लेकिन 16 साल से तो मुझे हो गया है कि बल्कि 18 साल से मुझे हो गया इन इदारों को देखते हुए कि जब भी गवर्नमेंट कोई आती है ना, ये हमारे तमाम इदारे, जिस तरह दुर्र नियाब ने PHA की बात की, मैं तमाम इदारों की बात करता हूँ, ये तमाम हमारे जो सरकारी इदारे हैं ना, ये ज़ाहरी नमूदो नुमाइश की कोशिश करते हैं, अपने हायर अथॉरिटीज़ को या सूबे के सरबराह को राम करने की कोशिश करते हैं, अपनी एक्टिवनेस दिखाने के। वो ये नहीं सोचते कि इसके असरात क्या होंगे, दूर रस हैं या यही काम पकड़। और ये PHA वाली जो बात है, बिल्कुल दुर्र नियाब ने बिल्कुल सही की कि आपको भी पता है कि आपके इलाके में जो गली मोहल्लों के पार्क है उनकी क्या हालत है। हालांकि ज़िले इंतज़ामिया और इसके साथ PHA और LDA इन समेत तमाम जो दीगर इदारे इनके SOPs में ये शामिल है कि ये जो पार्क्स हैं ना, इनकी ज़िम्मेदारी इन पे आयद होती है और इनको बेहतर करना है। लेकिन कागज़ों की हद तक आप यकीन जाने, मैं कहता हूँ कि कागज़ों में तो ये होगा कि उन पार्क की जो है हालत के लिए बजट भी इशू हो रहा है, मुलाजमीन जो है वहाँ सफाई सुथराई भी कर रहे हैं, झूले जो है वो भी वहाँ लगे हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस भी हो रही है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आती। और मज़े की बात यह है कि मरी के ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट PHA लाहौर को दिया गया, ठीक है ना। मैं तो इस चीज़ पे ना ऑलमोस्ट अंदर से हिल के रह गया हूँ कि ये ज़मीनी सतह पे जो लेवल है लाहौर, ये उस पे प्लांटेशन नहीं कर पा रहे, इनको इतना मुश्किल अप हिल टाउन जो है मरी जो लग रहा होगा PHA ने ज्यादा अच्छा काम किया तो इस वजह से दे दिया होगा ना, वहाँ पे भी लाइटों की जरूरत होगी तो इस वजह से काम दे दिया होगा। अब मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ में दुर्र नियाब पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं काफ़ी हैं? नहीं, बिल्कुल ये तो नाकाफ़ी है, क्योंकि आपने स्ट्रेंथन नहीं किया, आपने अपना प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है उसको स्ट्रेंथन नहीं किया। अगर एक गाड़ी धुआं छोड़ती है या कहीं पे भी आप जो है उसको वायलेशन में पकड़ते हैं तो वो आप छोटा सा चालान देते हैं, उसके बाद वो इजी हो जाता है, 24 घंटे वो उसी तरह फिरता है, उसके बाद वो रूट चेंज करके उसको पता लग जाता है कि यहाँ भी नाके हैं, यहाँ भी नाके हैं। अब मुझे बताएं, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जब तक मजबूत नहीं होगा, आप उसकी गाड़ी को बंद नहीं करेंगे, आप ड्राइवर को हवालात बंद नहीं करेंगे, उस पर पर्चा नहीं देंगे, तो कौन उस पर कार्रवाई, उस पर कौन एक्शन लेगा? ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। ये ट्रांसपोर्ट के अंदर जितनी भी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसके बाद इन्होंने, आपको याद होगा, एक वो ग्रीन पैंट और लाइट ग्रीन सी शर्ट में और पीकैप पहन के 2 फूल लगा के इनके वो खड़े थे सारे, जो रिक्शों को, चिंचीज़ को, जो भी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती पकड़ती थी उनको पकड़ के चालान कर रहे होते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उनकी नुमाइश थोड़ी सी नज़र आई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, अब वो कहीं पे सीधा सीधा नज़र आते हैं। अच्छा, आपकी इन्फोर्समेंट ना होने की वजह से आपको सारे ये मामला का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बाकी कारकर्दगी पर निकल जाऊँ, वो फिर आपका पूरा प्रोग्राम खा जाएगा, ठीक है जी। उसमें उन्होंने मेट्रो बस का क्या हाल कर दिया, उन्होंने स्पीडो बसों का क्या, खटारा बसों सर्विस में तब्दील कर दिया, मेट्रो बस की बसें टूटी पड़ी हैं, वो आए रोज़ प्रॉब्लम हो रही हैं, ऑरेंज लाइन के अपने मसाइल हैं, और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो ट्रांसपोर्ट के नीचे इस वक्त सबसे बड़ा फेस बनाया गया था ना कि जी ये हमारा, बाकी सारे फारिग है, लेकिन ये हमारा सबसे ऐसा प्रोजेक्ट है जो दुनिया जहान में बड़ा मकबूल है,
अगर उनकी हालत भी देखें तो ट्रांसपोर्ट की ये कारकर्दगी में सवालिया निशान है। बस फिर यहाँ पे हालात यही रहेंगे और हम पता नहीं आने वाले कितने दिनों में आपके साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स शेयर करते रहेंगे और यही कहते रहेंगे लाहौर का आज पहला नंबर है। खबरों की तफसीलात की तरफ आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बरकरार हैं, कंपनी खसारे में डूबने लगी है। अच्छा, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी बरकरार हैं, कंपनी को खसारे का भी सामना है। अब हम जहाँ जहाँ कहीं जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती है कि पार्किंग दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही होती। खुद साख्ता ऐसी ज़बरदस्त पार्किंग्स बनाई होती है छोटी छोटी जगह पर, आपको कभी 30 रुपये की, कभी 100 रुपये की, कभी रुपये की, कभी 50 रुपये की पर्ची थमा देते हैं। इसके बावजूद कैसा खसारा है, कंपनी खसारे में। इमरान, अच्छा देखें, ये कंपनी पार्किंग कंपनी खसारे में है सर, कोई और कंपनी ना समझ लीजिएगा। वो तो समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, क्योंकि दुरनियाब जो है ये भी एक अरसे से ब्यूरोक्रेसी जो है वो करते चले आ रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ। हम लोगों को पता है कि जब भी कोई अफसर किसी डिपार्टमेंट में आएगा ना, हम दोनों को पता है कि उस अफसर की पहली प्रायोरिटी क्या होगी, उसकी आदत क्या है, उसके शौक़ क्या है। मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है ना, इसका बेहतरीन मशगला पता है क्या है? शुरू से कंपनियां बनाना, हमेशा से। ये जब भी बंद ये नहीं करते, बंद नहीं करते, ये नवाजना भी तो है ना अपने लोगों को। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये हमेशा कंपनियां बनाते हैं। कंपनियां बनाते किस तरह है? एक इदारा मौजूद है, इदारे के दरमियान मुख्तलिफ विंग्स होते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। ये फिर क्या करते हैं, ये उस विंग को निकाल के अलहदा उसकी कंपनी बना देते हैं। अब लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले से हम बात करें, मैंने कभी नहीं सुना कि ये प्रॉफिट में गई हो। जिस दिन से ये कंपनी बनी हुई है, और माजरत के साथ मैं कोई अगर पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ कि किस MPA, किस MNA का रिश्तेदार जो है इस पार्किंग कंपनी में किस किस पोस्ट पे काम कर रहा है और कब से कर रहा है, कहाँ कहाँ एंटी करप्शन में उनके नाम आए और नाम निकलवा दिए गए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये कंपनी जो है हमेशा खसारे में जा रही है शुरू से। इसका 6 करोड़ से जायद का खसारा है। ठीक है, 6 करोड़ से जायद का खसारा है, और ये सिर्फ देती, क्योंकि MCL को इसमें 75% देना होता है, सिर्फ 25 लाख रुपया देती है ये। ठीक है, अच्छा, जब आपको ये पता है कि एक कंपनी आपकी शुरू से खसारे में जा रही है, तो भैया आप उसको बंद क्यों नहीं कर देते? दूसरी तरफ जो आपने बात की पर्चियों के हवाले से, अच्छा, गवर्नमेंट को ये भी पता है कि पूरे शहर में जो रेट मुकर्रर करता है वो कहीं भी वो फीस चार्ज नहीं की जाती। 100 रुपये से कम, 50 रुपये से कम गाड़ी की फीस तो है ही नहीं ना। और बड़े बड़े प्लाजों के बाहर आप चले जाएं, वहां पर 300-300 रुपया पार्किंग है। ठीक है, आप वो मैं भाई को अक्सर जो है वो स्लिप सेंड करता हूँ कि यार ये देखें LDA प्लाजा जो है उधर शालमी में, वो 300 रुपया चार्ज करता है यार, ऐसे ही है, 300 रुपया चार्ज करता है और कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप चले जाएं क्रीम ब्लॉक, आपसे वो धड़ल्ले से फीस वसूल करते हैं। सिर्फ क्रीम ब्लॉक नहीं, आप कहीं भी चले जाएं, वो धड़ल्ले से आपसे 100 रुपया वसूल करेंगे। अब तो मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में बदमाशी से, और यकीन जाने जब आप सरकारी पॉइंट पर डेजिग्नेटेड, और हम ग्रेटर इकबाल पार्क, और मैं ये इल्जाम आयद नहीं कर रहा, यकीन जाने आप उस पर्ची लेने वाले को जब आप तस्वीर खींचते हैं ना, तस्वीर खींच, अच्छा, उसको नॉर्मली लोगों को डर हो जाना चाहिए कि यार ये तस्वीर खींच रहे हैं, शायद ये बंदा कुछ है। अच्छा, वो पता क्या कहते हैं, ओ भाई जो कर रहा है ना करें, 100 रुपया तो दे। मैं कहता हूँ यार वो जो पार्किंग कंपनी वाले इंस्पेक्टर्स हैं, यकीन जाने मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि पार्किंग कंपनी वाले इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो आपको नहीं पकड़ते, आपको कोई डर खौफ नहीं है। कहता भाई उन्हें भी तो हमने हिस्सा देना होता है। यकीन जाने ये वो भरमला इज़हार करते हैं। तो पूरे शहर में कहीं भी मुझे तो भाई नहीं नजर आता कि कहीं भी 30 रुपए या 40 रुपए जो फीस मुकर्रर की गई है इनकी तरफ से, या 50 रुपए फीस मुकर्रर की गई है, वो ली जाए। मुझे ना खबर समझने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। ये जो गैर कानूनी पार्किंग का जिक्र कर रहे हैं, ये कानूनी पार्किंग वाले इनके आगे बेबस है? नहीं, चलो हम तो बेबस हो जाते हैं ना, हमने तो ये 300 मांगे देने ही देने हैं, ये कानूनी पार्किंग वाले इनके आगे बेबस है? अच्छा, ये जो होती है शेडोज पॉकेट पार्किंग होती है, जिसपे आपको मतलब कि जहाँ जिसका दिल किया उसने एक पीली सी जैकेट पहनी, उसने एक पर्चियों की कॉपी पकड़ी जो जाली होती, जो उर्दू बाजार में छपती हैं, वो हमें सबको पता कहाँ छपती हैं, 2 नंबर पर्चियाँ, वो 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, वो सारी तरह की पर्चियाँ छपती हैं। अगर कोई उनको तगड़ा बंदा पड़ जाए, जिस तरह कोई पुलिस वाला है या कोई बड़ा, तो उसको वो फौरी माजरत करके पुरानी पर्ची दे के ना असल पर्ची दे देते हैं। ये भी हुआ है कई दफ़ा। और अगर कोई आम बंदा हो तो उसको तो किसी खाते में नहीं लाते।
और ये इतना मुनज़्ज़म माफिया है कि अगर लाहौर पार्किंग कंपनी क्लेम करती है ना कि हमारे 300 पार्किंग स्टैंड है लाहौर में, तो 300 ही ये गैर कानूनी पॉकेट स्टैंड, शेडो स्टैंड चल रहे होंगे उसी की आड़ में। ऐसे ही मैं शेडो स्टैंड इसलिए कहता हूँ कि ये उसकी आड़ में चलते हैं। अगर आपको फिरोजपुर रोड के एक मकाम पे एक पार्किंग स्टैंड लीगल मौजूद है, उसी के साथ उसी के आगे पीछे एक और पार्किंग स्टैंड मिलेगा आपको जिसका कोई जवाब नहीं है, एक विद इन एरिया में 2-2 पार्किंग स्टैंड, फिर आपको क्या होगा कि किसी खाली प्लॉट के अंदर भी पर्ची लगाते हुए मैं, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, आप खाली प्लॉट के अंदर ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो ये तो शहर में जगह अच्छा जगह जी, है। मैं आपको चलें कैटेगराइज कर दूं ना, लोगों को बताने में आसानी हो। आप सरकारी सतह पे किसी सरकारी गैर सरकारी प्लॉट के अंदर गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, साइकिलें लगवा के वहाँ पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकते। आपको मेन रोड पे खाली जगहों पे ग्रीन बेल्टों के साथ सर्विस लेन्स पे आपको छोटी छोटी पार्किंग जो लॉट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं अगर कानून देखा जाए। लेकिन यहाँ पे तो एक जगह कानून होता है और 3 जगह गैर कानूनी चल रही होती है। अच्छा, अब इतना सब कुछ रेवेन्यू जनरेट होने के बावजूद वो पैसा कहाँ जा रहा है? और माजरत के साथ खसारा तो वो कंपनी में जाती है जिसको थोड़ा बहुत आमदन आ रही हो लेकिन अखराजात ज़्यादा हो गए हो, जिसको आमदनी खजाने में जमा नहीं करवा पा रहे, जेबों में जा रहे हैं, जिसकी आमदनी कोई नहीं, उसका खसारा कैसा? वो तो डूब चुकी है, कंपनी डूब चुकी है। हमें 3, 4, 5 साल से ये बताया जा रहा है कि 56 कंपनियां खसारे में हैं। हाँ, तो क्यों? अब अचानक 56 कंपनियों का केस बंद करके हमें बताया जा रहा है नहीं वो गलती हो गई थी, वो तो कंपनियां बड़ी ज़बरदस्त हैं क्योंकि हुकूमत चेंज हो गई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो वो कंपनियां दोबारा जिंदा हो गई। ठीक है, हम 3, 3.5, 4 साल ना हमारे गले बैठ के बता के कि ये 56 कंपनियां बन गई और ये सारे शेडोज हो गई। अब इनको याद आ गया कि नहीं यार, अब हमें खुद शर्म आती है। अब हमें बतौर सहाफ़ी मुझे तो शर्म आती है कि हम ये क्या खबरें देते हैं। मैं अक्सर ना दुरे नियाब से सवाल ना करते हुए खुद ही शर्मिंदा होता हूँ कि यार दुरे नियाब से मैं क्या पूछूं। दुरे नियाब जो है यही बेचारा खबरें देता रहा है कि हुकूमत और ज़िले इंतजामिया जो है ये लाहौर शहर में मुख्तलिफ पार्किंग प्लाजे बनाने जा रहे हैं। मैं अली राम में पागल हो गई। भाई क्यों नहीं बना रहे आप पार्किंग प्लाजे? देखें, आपने रोड्स को शादा करने के लिए सर्विस लेन्स खत्म की, लोग सर्विस लेन में पार्किंग करते थे, आपने सर्विस लेन्स खत्म की, ठीक है। उसके बाद आपने आज तक प्लाजे जो हैं वो कानून के मुताबिक अपने जो हैं वो पार्किंग बनाने के पाबंद है बेसमेंट में, लेकिन प्लाजे नहीं बनाते। प्लाजे क्या करते हैं, अपने आगे थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, ठीक है, और फाइन पे करते हैं गवर्नमेंट को या इदारों को, किस लिए कि जी हमने पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ी, आप हमसे फाइन लेने। और वो जो फाइन दिया जाता है, दुरनियाब इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएगा, वो फाइन जो सरकार वसूल करती है ना, वो इसलिए वसूल करती है कि उस प्लाजे के लिए पार्किंग जो है वो करीब में कहीं उन्हीं पैसों से बना के दी जाएगी, लेकिन वो नहीं दी जाती। ऐसे मुझे वो पैसे कहाँ जाते हैं? कोई इसका हल? उसकी वजह है ना, देखिए, अगर मुझे पार्किंग प्लाजे में ऊपर जाके गाड़ी लगानी है और सीढ़ियों से या लिफ्ट से नीचे आना है, लेकिन मुझे नीचे एक बिल्कुल डोर स्टेप पे एक गैर कानूनी पार्किंग लॉट अवेलेबल है, तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं ऊपर जाऊंगा। आपका इसी चक्कर में मेरे साथ सम टाइम हुआ है कि बेसमेंट में गाड़ी नीचे लगा, मैं नहीं जाती, मैं फिर ऊपर आसानी से लगा देती हूं। आपका लिबर्टी पार्किंग प्लाजा इसी मामले में फेल हो गया, उसके साथ सन फोर्ट है आगे, वो भी फेल हो गया। आपका इकबाल टाउन जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था दुबई चौक पे, वहाँ पे प्लाजा फेल हो गया। आपके जॉन से प्लाजे बनाएंगे ना, फेल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे लोगों की मुनाफिकत चेक करें, हम अगर बहुत ही हाई लेवल किस्म के किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, हम तमीज़ से गाड़ी का डिग्गी खोल के चेक करवाएंगे, उनकी पर्ची लेंगे, खिड़की खोल के पर्ची घंटों के हिसाब से पैसे देंगे, घंटों के हिसाब से पैसे देंगे, ठीक है, तमीज़दार तरीके से पूरे रोल एंड रोल करके गाड़ियाँ पार्क करेंगे और फिर इंसान के बच्चों की तरह लिफ्ट या सीढ़ी लेके शॉपिंग मॉल में आएंगे, फिर इसी रिवर्सल पे जाके गाड़ी में बैठेंगे, निकलेंगे, पैसे देंगे और 100-100, 200 रुपए देते हुए हम थैंक यू वेरी मच भी करेंगे और आगे निकल जाएंगे। लेकिन सरकार के साथ मसला ये है ना कि सरकार ने जब खुद ही आपको एक चौरस्ता दिया है, वो होने दे रहे हैं, तो फिर कौन जाएगा? कौन उनके लॉटों में जाएगा? कौन उनके प्लाजों में जाएगा? कहाँ जाएगा? इतने खूबसूरत खसारे में हमेशा रहेगी। मैं तो कहता हूँ कंपनी खसारे में नहीं है, कंपनी बंद हो चुकी है टेक्निकली कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है, पता नहीं क्यों चला रहे हैं। रीजन क्या है? अगर इतना खसारा है तो फिर इसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा? बंद ना करने के पीछे क्या वजूहात है, ये तो यही लोग बेहतर जान सकते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ में। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। सो आ जाते हैं अपनी आज की अगली खबर की तरफ। गंगाराम हॉस्पिटल से खबर है, नई 17 जदीद अल्ट्रासाउंड कलर डॉक्टर मशीनें अस्पताल को ना मिली। अच्छा, कल अस्पतालों के लिए एसी थी,
अच्छा, मैं हैरान हो गया, मैं कहा आप कहने लगे मिल गई। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ये अनहोनी कैसे हो गई? एसी मिले हैं, कितने अरब के एसी थे मुझे भूल गया, वो डब्बों में बंद पड़े हैं। मौसम चेंज हो गया, अगले साल तक आई थिंक डब्बों में बंद रहेंगे। यहाँ पर मशीनें नहीं मिली हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं। 6 अल्ट्रासाउंड मशीनें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। गंगाराम हॉस्पिटल मेरा जाना हुआ, मतलब वहाँ पर आपको शायद 1 मिनट में अगर आप देखें तो 10 लाइनें नजर आएंगी जो लोग सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हैं। 3 महीने का टाइम। अभी कुछ 6 दिन पहले मेरे से किसी ने रिक्वेस्ट की कि जी अल्ट्रासाउंड कराना है और ऑपरेशन कराना है, वहाँ लाइनें लगी हैं, कोई नहीं सुन रहा। मेरे कहने पे भी किसी ने नहीं सुना। वैसे ना देखें, असल दुख ये भी है शहर नहीं, मैं पूरे सूबे की बात करता हूँ। आप यकीन जाने अभी भी ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना, सर्विसेज हॉस्पिटल, गंगाराम, जनरल, अभी भी यहाँ पर जो 60-70% पेशेंट है ना वो बाहर से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि लाहौर में हॉस्पिटल जो है वो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर जाना चाहिए। गंगाराम हॉस्पिटल जो है इसमें रोज़ाना हज़ारों पेशेंट जो हैं वो आते हैं। ये मुझे इसलिए पता है कि एक बार मैंने वहाँ ड्यूटी की थी और जो है वो तब मुझे पता चला था कि रोजाना हॉस्पिटल उन्होंने बताया बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में तो बिल्डिंग देख के परेशान हो गई, कितने यूनिट हॉस्पिटल के नहीं बने हैं जो भी बंद है, जिनका अभी इफ्तिताह नहीं किया, जहां पर अभी पैसों की जरूरत। और हमारी ज्यादातर आबादी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज नहीं करवा सकती, प्राइवेट लैब से जो है वो अपने टेस्ट और दीगर रिपोर्ट जो है वो नहीं करवा सकती, तो वो इन हॉस्पिटल्स में आते हैं। इन हॉस्पिटल के हवाले से अब आप ये देखें, जो खबर आपने अभी पढ़ी है, मैं वाकई इसकी डिटेल पढ़ के हैरान हूँ कि इसमें 6 अल्ट्रासाउंड मशीनें जो है ना वो ख़राब पड़ी हुई हैं, वो कई माह से ख़राब पड़ी हुई हैं, मतलब बाहर से लोग जो हैं वो करवाते होंगे। दूसरी बात यह है कि 17 अल्ट्रासाउंड मशीन जो हैं जो कि लेटेस्ट थी और 1 करोड़ से ज़ायद की एक मशीन है, ये 1.5 साल से ये मशीनरी जो है पोर्ट पे खड़ी है। अच्छा, आप सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि ये मशीन है ना, पुर्जा है ना, ये पड़ा पड़ा ख़राब नहीं होता है। अगर कोई ये कहता है कि जी चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब नहीं होती, तो नई चीज़ को आप फिर उसकी मेंटेनेंस करके ये लगाएंगे। अच्छा, इसमें बात ये है कि इसमें ये चीज़ नहीं है कि जी पाकिस्तान में आई नहीं है, पाकिस्तान में वो आई हुई है पिछले 1.5 साल से, पोर्ट पे पड़ी हुई है। और आपका जो महकमा किसके अंडर है? सरकार के अंडर ही है ना। क्या सरकार अपने एक महकमे को ये नहीं कह सकती कि भाई अवामी फलाह का ये अमल है, ठीक है, आप इसको रिलीज करें? मसाइल क्या है? मसाइल ये है कि हर चीज पे है, बस ये क्लियरेंस जो है वो नहीं दे रहे हो। भाई क्यों नहीं क्लियरेंस दे रहे आप लोग? 1.5 साल से वो मशीनें वहाँ पड़ी हुई हैं, लोग जो है दर बदर मर रहे हैं। जाके सर विजिट कर ले कि रूटीन में कितने लोग अल्ट्रासाउंड कराने आ रहे हैं और उनको ना की जा रही है। दुरे ना आया देखें, जो अपने इलाज लंदन से करते हैं वो तो नहीं जाएंगे, ठीक है जी। जिनके अपने इलाज मुल्क से बाहर होते हैं और वो जाते हैं, वो तो हैबिचुअल हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़ी अफसोसनाक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत या सरकार में बैठे लोग समझते हैं कि गरीबों की आहें और बददुआएं नहीं लगती, तो मेरा ख्याल उनको सोचना चाहिए। किसी गरीब बेचारे को उनको अस्पतालों में जाना चाहिए, कभी इस काउंटर पे कभी उस काउंटर उनको पे अस्पतालों में जाना चाहिए। जिस तरह मोहसिन साहब खौफ खुदा करके अस्पतालों में जाते थे और लोगों के काम होते थे, वहाँ पे अपग्रेडेशन के मामला पूछते थे। और सर जी मोहसिन नकवी ने अपने किसी रिश्तेदार को कोई नहीं खौफ खुदा था ना, नहीं देनी थी, ठीक है, खुदा था कोई उन्होंने अंडर द टेबल मनी जो है वो नहीं लेना था। कुछ चीजों का आप जवाब देते, उन्होंने अपने एमपीए एमएनएस को नहीं नवाजना था, खौफ खुदा था। और दिन का वो ज्यादातर जो थोड़ा भी उनको 10-15 आधा घंटा मिलता था ना, वो किसी हॉस्पिटल चले जाते थे। ये उनकी रूटीन थी, वो दिन में 10-10 मरतबा हॉस्पिटल जाते थे। वो फिरोजपुर रोड जहाँ से गुजरे चिल्ड्रन चले जाते थे, जेल रोड से गुजरते थे तो सर्विसेज चले जाते थे, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला। पर्सनल सेक्रेटरी ड्राइवर को नहीं पता होता। और मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने लाहौर के वो हॉस्पिटल्स भी छाने, वो मेडिकल यूनिट्स भी छाने, मियाँ मुंशी जैसे, और जो हमें भी शायद कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। शादरा हॉस्पिटल हो गया आपका, दाता दरबार के पीछे एक हॉस्पिटल था, वो ऐसे जो लोगों को नहीं पता थे। अब कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर आपको एक स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल पे ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता हुआ शख्स पे भी रहम नहीं आता, इन डॉक्टरों को, इन सेक्रेटरी साहिबान को, इन वज़रा को, तो मुझे बताएं कि फिर ये किस चीज़ से इबरत हासिल करेंगे, फिर ये किस चीज़ से सोचेंगे, फिर गवर्नेंस कैसे ठीक करेंगे। मेरे पास थैंक यू सो मच। पता नहीं, ये तो लम्हा फिक्रिया है, ये बहुत सारे लोगों को सोचने की जरूरत है, वहाँ पे मौजूद भी कमरों में बैठे लोगों को भी। आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आएंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का आगाज हमने किया था कि शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज नंबर 1 पर है। बागों का शहर, जहां पर हमें हर जगह खूबसूरत
चरिंद परिंद फूल पौधे नज़र आया करते थे। अनफॉर्चुनेटली स्मॉग का यहाँ पर राज होना शुरू हो गया है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जहाँ पर हम धुआं छोड़ती गाड़ियों का जिक्र करते हैं, जहाँ पर हम भट्टों का जिक्र करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फूल पौधे होना भी जो है वो ना होना भी इसकी एक रीज़न है। जितने हम फूल पौधे दरख्त ज़्यादा लगाएंगे, स्मॉग का तदारुक वो भी है, लेकिन हम इस तरफ जो है वो बहुत स्लो आ रहे हैं। वजूहात इसकी क्या हैं? वो जो खूबसूरत चरिंद परिंद हमें शहर लाहौर में नज़र आते थे, कहाँ चले गए हैं? फिर आपकी ग्रीन बेल्ट, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पार्क्स हैं वहाँ की बहाली, क्योंकि हमें कुछ चीदा पार्क्स में काम बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। उसके बरक्स अगर शहर की खूबसूरती की हम बात करें तो वो जो शहर की खूबसूरती दरख्तों से, पौधों से, फूलों से नज़र आती थी, अब वो हमें जगह जगह लाइटनिंग से नज़र आ रही है। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर लाइटें बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन क्या वो हमारे माहौल को बेहतर बनाने में भी सपोर्टिव हैं या नहीं है? बहुत सारे हम सवालात करेंगे। DGPHA मोहम्मद ताहिर भट्टू साहब ने हमें ज्वाइन किया है अपने प्रोग्राम में, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बड़ा अफसोस होता है जब प्रोग्राम के आगाज़ में कहना पड़ता है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज शहर लाहौर नंबर 1 पर है, क्योंकि हमारा शहर तो बागों का शहर था। सो क्या वजह समझते हैं आप इसकी? देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं और सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी मशरूम ग्रोथ हुई है हाउसिंग सोसाइटीज़ नो की। डाउट, अग्री। इस मशरूम ग्रोथ की वजह से जो है कि लाहौर का जो ग्रीन एक कवर है वो बहुत तेज़ी से कम हुआ है। अब अगर आप लाहौर का एनालिसिस करें तो आपका अभी जो बिल्डअप एरिया है वहाँ पे लाहौर में ट्री कवर जो है 3% है और आपका जो एग्रीकल्चर एरिया है या आउट ऑफ द सिटी है वहाँ पे 1% से भी कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जो है कि अगर इसको हम इन्हेंस करना चाहते हैं तो हमें जो है कि सर्टन रेगुलेशन जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ पे भी लेके आना पड़ेगी कि जहाँ पे मिनिमम जो है कि वो ट्री प्लांटेशन कवर जो है वो 7% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लांटेशन की आपने बात की। अब आपको लगता है कि हम अपने माहौल से फेमिलियर पौधे फूल लगा रहे हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं जो पौधे फूल लगाए जा रहे हैं, दरख्त लगाए जा रहे हैं, बढ़ तो जल्दी जाते हैं, हमारे माहौल के अकॉर्डिंग नहीं है। देखिए, इसमें आप जो है कि वो इसमें ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जनरली जो है कि वो एक वन ऑफ द ऑब्जेक्शन बीइंग रेज्ड ऑन PHA के आप जो है ना वो ऐसे जो प्लांट्स लगाते हैं कि जिनकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से वैल्यू है लेकिन एनवायरनमेंट के हवाले से शायद वो हो। अब इसमें जो है कि वो हमारी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, स्पेशली 4000 एकड़ से ज़्यादा ग्रीन बेल्ट्स हम देखते हैं, उन ग्रीन बेल्ट्स में से डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। कुछ ग्रीन बेल्ट्स हैं जिनकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे हम जो ट्रेडिशनल ट्रीज़ हैं जैसे पीपल है, जैसे आप मार रोड पे जाएं तो मार रोड पे हम पीपल के अलावा कोई भी दूसरा दरख्त जो है वो ऐड नहीं करते। अभी भी हमने जो दरख्त वहाँ पे गिरे थे वहीं पे पीपल ही ऐड किया है। लेकिन आप ऐसी ग्रीन बेल्ट जैसे जेल रोड की ग्रीन बेल्ट है, ये बहुत तंग ग्रीन बेल्ट्स हैं। अगर यहाँ पे इनिशली हम जो है कि ये दरख्त लगाएंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक के लिए जो है कि वो बहुत बड़ा हैज़र्ड होगा। तो ये कुछ जो है कि वो हमें ऑर्नामेंटल ट्रीज़ जो है वो एज ए कंपल्शन में जाना पड़ता है कि ब्यूटिफिकेशन के लिए ग्रीन बेल्ट्स की वो इतनी नैरो हैं। नीचे जो है कि ऐसी ग्रीन बेल्ट्स भी हैं जिनके नीचे भी जो कंक्रीट एरिया है वो खोद के हमें बड़ी थोड़ी जगह जो है कि वो मिलती है, तो इसलिए ऑर्नामेंटल कई जगह पे हमारी मजबूरी बन जाती है। अदरवाइज जो फर्स्ट प्रायोरिटी है PHA की वो यही है कि हमने जो नेटिव ट्री है उनको प्रमोट करें। सर, आपको नहीं लगता कि आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन की तरफ हम ज़्यादा आ गए हैं और जो नेचुरल एक चीज़ थी उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं? उसमें जो है कि वो मेरे ख्याल में ये भी एक कंसर्न आपकी विसातत से मैं एक दूर कर दूं। जनरली जो है कि वो PHA के जो एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम जितने इवेंट हैं लाहौर में वो हमने ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं। अब जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं इसमें होता ये था कि जनरली हमें लाइट्स जो है कि वो हम थर्ड पार्टी से लगवाते थे और वो जब इवेंट हो जाता था तो उसके बाद वो उतर जाती थी। हमारा जो एक्सपेंडिचर था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो आपने लाइट्स अपनी खरीदी? इसलिए जो है ना कि हमने अपनी लाइट हमें अपनी लगानी पड़ी कि जो कि हमें जो मेरा ख्याल है कि जितना अगर 100 रुपीज़ कॉस्ट कर तो अभी 30 रुपीज़ कॉस्ट कर रही है। अच्छा, तो ये वजह है और मेरे ख्याल में ये एक परमानेंट फीचर भी अभी हम वो हर इवेंट पे वो नहीं करना पड़ रहा कि जी हमें वो लाइट लगवाएं, वो हैसल करें, रेंट आउट करने जी वो रेंट आउट करने, वो थर्ड पार्टी करें और फिर उसमें हमारे लॉसेस काफ़ी हो जाते थे
जो ग्रीन एरिया थे, फिर वही ऊपर जो है कि वो लाइटिंग उसी ग्रास के ऊपर वो सारी जनरेटर आते थे, उसी चलिए पे ये वो तो सारे बहुत अच्छा जी, किया, जी। लेकिन ये आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन जब से हम देख रहे हैं ना, तो जो असल खूबसूरती है हमें वो कम नजर नहीं, आना शुरू हो। वो भी मेरे ख्याल में जितनी इस दौर में इस पीरियड में बड़ी है, मैं आपको बताऊं कि हम एक चैलेंज के तौर पे जो ये इन्वायरमेंटल चेंज है इसको ले रहे हैं। अभी हम पीएचए तकरीबन 25 तकरीबन 2.5 करोड़ पौधा जो है कि वो जनरेट कर रही है। 2.5 करोड़ पौधा जो है कि उसकी कॉस्ट जो है कि वो 10 बिलियन के करीब मार्केट में बनती है। इस वक्त तक मेरा स्टाफ जो है कि वो जो नर्चर बेसिकली जो है कि पीएचए में एक डिलेमा था कि हम जो पौधे थे वो जनरली बाहर से परचेज करते थे। हमने जो अपनी नर्सरी से पौधे लगा लगा के उनकी जो स्ट्रेंथ थी उसको डिप्लीट कर दिया था। तो अब हमने अपनी नर्सरीज को रिवैम्प किया है। अब ये 2.5 करोड़ पौधा हम जनरेट कर रहे हैं, जिसमें से हम नेक्स्ट ईयर में 1.5 करोड़ पौधा लाहौर में इंक्रीज़ करेंगे। अभी जो लाहौर का ट्री कवर है वो 3% है, जिससे बढ़ के ये 7% पे चला जाएगा, और ये जो है कि वो मेजर एक स्टेप होगा टुवर्ड I hope कि ये रिहेबिलिटेशन हो ऑफ तो ग्रीन। फिर आलूदगी में भी हमें जी, खातिर जी। खा कमी नजर आएगी। जी। अच्छा, शहरी बड़ी शिकायत करते हैं कि प्लांटेशन और सारा काम या तो आपके जलानी पार्क में होता है या मीनारे पाकिस्तान में, या फिर ये इकबाल टाउन वाला पार्क जो है वहाँ पर। ये मेन पार्क्स के अलावा जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के पार्क हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जो पार्क्स हैं, उधर तवज्जो नहीं दी जाती। सर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, इसमें जो है कि वो अनफॉर्चुनेटली कुछ 7-8 साल के अरसे में फिजिकल स्पेस नहीं थी पीएचए के पास। पीएचए का रेवेन्यू 60-70 करोड़ के करीब था ओन सोर्स। अब वो जो रेवेन्यू है हमारा इस साल में 3.5 अरब पे चला जाएगा। अब 3.5 अरब के रेवेन्यू में अब हमारे पास फिजिकल स्पेस है। हमने छोटे जो पार्क है वो 310 छोटे पार्क उनको रिवैम्प किया है। और दूसरा, आपको पता है कि ये नेचुरली जब बरसात का मौसम आता है तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी ये भी इस दफ़ा थी कि जितने भी ऊंचे पार्स थे या ग्रीन बेल्ट से उनको लोअर किया गया कि ये पानी जो है कि वो अंडरग्राउंड जाए और अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है कि वो इंक्रीज हो। उस वजह से भी जो है आपको पता है एक दफ़ा जो वो नेचुरल हैबिटेट है वो सारा ख़त्म होता है, उसको रिस्टोर करना पड़ता है। तो वो उस पीरियड में जो बरसात का रेनी सीजन में इसमें कोई डाउट नहीं है कि पार्ट्स जो है छोटे स्पेशली उनकी जो है कि वो चीज़ें जो है कि वो फैक्ट होती है, लेकिन वो 1 महीने के अंदर अंदर रिस्टोर कर दिए जाते हैं। सही। शहर के दाखिली खारजी रास्तों को लेकर क्या प्लान होता है? क्योंकि वो अगर खूबसूरत नज़र आएंगे तो ऑब्वियसली आप अंदर आ रहे हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक तो हमारी सगिया की एंट्री है, वहाँ पे एक पार्क था फरदौस बरी के नाम से शेखुपुरा ने बनाया था। वो बिल्कुल डायलेपिडेटेड था, बुरी कंडीशन में था। उसको हमने ओन किया, उसको रिस्टोर किया है। पूरी सगिया रोड को रिस्टोर किया है। शादरा चौक पे जो है कि वो बहुत गंदा एरिया था, वहाँ पे जो है कि काफ़ी अच्छा हॉर्टिकल्चर किया है। वहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी उसको ब्यूटीफाई हमने किया है। फिर इसके अलावा बंद रोड है, वहाँ पे भी जो है कि हमने प्लांटेशन की है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है कि वो प्लांटेशन और इसको ब्यूटीफाई किया हमने इंट्रीज को। सही। जो नए अंडरपासेस बने हैं, इसके साथ साथ शाहराहों पर, ग्रीन बेल्ट्स पर क्या हिकमत अमली होती है? किस तरह से काम किया जाता है? क्या इलाकों को कैटेगराइज किया गया है? नहीं, इसमें जो है कि वो मैं आपको बताऊं कि पार्ट्स जो है उनकी कैटेगरीज होती हैं साइज़ के हिसाब से, और उसकी जो है कि नंबर ऑफ विजिटर के हिसाब से उसकी कैटेगरीज होती है कि किस पार्क में कितने जो है कि वो ज़्यादा लोग आते हैं। बाकी जो एरियाज़ है उनकी कोई कैटेगरीज नहीं होती। उसमें जो एरियाज़ में जितने भी एरियाज़ हैं उनको इक्वल, और स्पेशली गवर्नमेंट की भी यही डायरेक्शन थी कि आप सारे एरिया जो है उनकी तरफ जो है कि वो एक कंसर्न था कि शायद जो है कि हमारे कुछ एरियाज़ में उतनी ज़्यादा अटेंशन जो है कि वो नहीं दी जाती, तो वो उसको हमने अभी एड्रेस किया है। ठीक है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि पोश इलाकों में चले जाएं, गुलबर्ग चले जाएंगे, मॉल रोड पे चले जाएं, जेल रोड पे, वहाँ पे तो ग्रीन बेल्ट्स पे काम होता है। लेकिन इसके अलावा शादरा चले जाएं, आप इधर चले जाएं, मुख्तलिफ इलाकों में दूर दराज, वहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स, आपको मीनारे पाकिस्तान वाली साइड पे चले जाएं, उस तरह से काम नहीं किए जा रहे हैं। क्या ये शिकायत लोगों की दुरुस्त है? देखिए, इसमें जो शादरा वाली साइड है वो सारी पे मैंने आपको बताया कि अभी उसको हमने रीवैम्प किया है। उसमें जो सिर्फ एक ही रोड बुरा है और वो बारादरी का रोड है, और वो बारादरी जो है कि उसमें भी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, स्पेशली ये भैंसे और इस तरह की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा है। बागबानपुरा है, मुगलपुरा है, बहुत वो सारे ने उसको बेहतर किया हुआ, बागबानपुरा, मुगलपुरा, उसकी ग्रीन बेल्ट्स को हमने रीवैम्प किया है, बेहतर किया है। फिर इसके अलावा हमारा जो ये सारा लाहौर जो हमारा इस साइड पे है,
जो पाइन एवेन्यू है उस सारे को बेहतर किया है, जो एक्सपो की तरफ है उसको बेहतर किया है, जो कसूर को हमारा जा रहा है वो उसकी रीवैम्पिंग और प्लांटेशन है उसकी भी जारी है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है कि वो तो वक्त की अहम ज़रूरत है। ताहिर साहब, आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी कैंपेन्स लोगों को कुछ ऐसे गेट टुगेदर करने चाहिए कि आप उनको इस तरफ लेकर आएँ कि कम से कम सभी लोग जो हैं वो पौधे लगाने की तरफ आएँ, अपने घरों के बाहर कम से कम हर जगह पर अगर ये एक्टिविटी होगी तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाइल हल हो जी मैम, इसमें हमने तकरीबन 6.5 लाख पौधा जो है कि वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया है इस सीज़न में। अब जो अगर आप 6.5 लाख पौधा जो है कि वो भी 4-5-6 करोड़ की जो है उसकी मालियत है, तो लोगों को हमने पौधे दिए हैं और उसमें जो है कि कंपेन भी रन की हैं। गवर्नमेंट की इस दफ़ा बड़ी फोकस्ड अप्रोच थी और मैं समझता हूँ कि कोशिश काफ़ी की गई है और अवेयरनेस भी काफ़ी है। अब इशू ये आ रहा है कि कुछ एरिया जो है कि वो इतने कंजस्टेड हैं कि जितने आप पुराज हैं जैसे बागबानपुरा है, ताजपुरा है, फला, इन एरियाज़ में जो है कि सवाए जो गवर्नमेंट, अब हॉर्टिकल्चर कहाँ पे होता है या पौधे लग कहाँ पे रहे हैं, ये चीज़ देखने वाली है ना, सिर्फ गवर्नमेंट की जगहों पे। अब गवर्नमेंट की जगह इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आपकी परसेंटेज जो है कि वो 15% 20% तक जो है कि वो आपकी परसेंटेज जो है प्लांटेशन की लेके जाए, अनलेस और अनटिल जो है कि सिटीज़न जो है कि वो खुद अपने घरों में। और मैं जनरली आपको बताऊं, मैंने कोई ऐसा प्राइवेट सिटीज़न का लॉन नहीं देखा जहाँ पे पीपल लगा हो, जहाँ पे नीम लगा हो। मैंने आई हैवंट सीन, मैंने कभी भी, अभी इतनी देर हो गया मुझे, मैंने कभी किसी का नहीं DHA में देखा है ना यहाँ पे देखा है। जनरली कुछ अगर पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मॉडल टाउन है या दूसरी मुस्लिम टाउन है, वहाँ पे किसी घर में नज़र आ जाएं तो दूसरी बात है वो जनरली यही अप्रोच है कि तो हमने लोगों को बताना है कि असल में इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। किन इश्यूज़ का सामना होता है खुद PHA को अगर आप ब्यूटिफिकेशन की तरफ आ रहे हैं? क्या तजावुज़ात एक बड़ा मसला हो सकता है? इसके अलावा क्या इश्यूज़ आपको समझ आते हैं? देखिए, इसमें पहले रेवेन्यू हमारा इशू था, लेकिन इस दौर में गवर्नमेंट ने भी और हमने इसको काफ़ी हद तक एड्रेस किया है। रेवेन्यू अब हमारा इतना बड़ा इशू नहीं है। हमारा इशू जो है कि वो जनरली यूज़ जो है कि वो बहुत बुरा है हमारा, और क्रिटिसिज्म जो है कि वो सोसाइटी में हमारा बहुत ज़्यादा किया जाता है और हर चीज़ पे किया जाता है। अगर लाइट्स लगाएं उन पे भी है, अगर पौधे भी लगाएं उन पे भी है कि ये इसकी वैरायटी ठीक नहीं है, इसका ये नहीं है। लेकिन असल में ये है कि जब हम खुद अपने वो उस पे आती चीज़ों के यूज़ पे, तो हम फैसिलिटीज़ जो है कि वो, मैं आपको सैटरडे संडे को, जो संडे की रात और मंडे के आधा दिन जो है कि वो हम इतना शॉपर और इतना गंद अपने पार्ट से उठाते कि मैं आपको बता मैं एग्री करती हूँ। ये तो लोगों को ज़रूर एजुकेट भी करना चाहिए कि जो पार्क्स में जाए प्लीज़ डस्टबिन लगी होती हैं, आपको खुद अपने शहर का ख्याल रखना है, इन पार्क्स का ख्याल रखना है। अगर आप जाके फूल पौधे तोड़ेंगे, जगह जगह रैपर्स फेंकेंगे तो ये तो फिर जो है बहुत ही बुरी चीज़ है। इस चीज़ को ज़रूर आपको जो है वो मद्देनज़र रखना है। क्या अपकमिंग आपके प्लान्स हैं? देखिए, इसमें एक तो हमारा हॉर्टिकल्चर का जो है कि वो बड़ा मेगा प्लान है। इस वक्त हमारा जो फोकस है, प्राइमरी फोकस, वो रिंग रोड जो है उसके ऊपर हम पूरा एक इसको डेवलप करना चाह रहे हैं कि पूरा हॉर्टिकल्चर का पूरा प्लांटेशन का रिंग बना रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा हॉर्टिकल्चर जो है कि वो और प्लांटेशन हम कर रहे हैं। बाकी जो एरियाज़, इसमें हमने एक ग्रीन मास्टर प्लान जो है वो डेवलप किया है और इस ग्रीन मास्टर प्लान में हमने काफ़ी ज़्यादा जो जगह आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे प्लांटेशन के बाद जो सिटी का कम से कम जो ग्रीन कवर है वो हम 11% तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट को जब प्रेजेंट करेंगे तो जितनी भी अवेलेबल गवर्नमेंट की स्पेसेस हैं, जब ये हमें मिल जाएंगी तो इंशाल्लाह जो है कि वो इसमें ट्री कवर में काफ़ी हद तक जो है कि वो इजाफा होगा। तो यही हमारा मेजर प्लान। गुड लक फॉर दिस। माली हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिस तरह से वो काम करते हैं, नो डाउट बड़ी मेहनत होती है उनकी, लेकिन हमेशा उनके कुछ मसाइल रहते हैं। सो उसके लिए किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, ये आपको पता है कि फाइनेंशियल जो है कि वो कंस्ट्रेंट जो है कि वो हर डिपार्टमेंट को होते हैं, और एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो मुझे तो यही होता है कि मैं मैक्सिमम चीज़ें उनको दे दूं, लेकिन उसमें हमें फिर जो चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि हमारी फिजिकल स्पेस जो है कि वो भी इस तरह इम्पेक्ट ना हो कि वो जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो इम्पीड हो जाएँ और वो जो इंटरनल पैरालिसिस किसी डिपार्टमेंट में होता है वो ना आए। तो वो जो इंटरनल पैरालिसिस से बचने के लिए अगर हम चीज़ें अपनी आगे ना बढ़ा सके तो फिर वही होगा कि जिस तरह मालियों की वेलफेयर पे जो है कि काम किया जा रहा है, बाकी प्लांट्स और दूसरा उसको जो, लेकिन जो चीज़ें साथ साथ ज़रूरी हैं, जिनके काम से ही खूबसूरती निकलनी है,
उनको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है। खैर, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आप शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे। शहर खूबसूरत होगा तो बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। स्मॉग के लिए जिसकी हमने बात की, बहुत बड़ा रोल ये है कि दरख्त पौधे लगाए जाए। हम सबको अपने तौर पे ये कोशिश करनी चाहिए, अपने घरों के बाहर, अपने घरों में प्लांटेशन ज़रूर करें। अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने में आप रोल प्ले करें और साथ ही साथ तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग जाते हैं शहर के मुख्तलिफ पार्क्स में, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, वहाँ जो प्लांटेशन हुई है उसका ख्याल रखें। आप भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद आएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि हर दूसरा बंदा कहता है मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे शोल्डर्स में पेन है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सम टाइम हमारे पोस्चर, हमारा उठना बैठना, हम चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे होते। लाइफस्टाइल आपका बड़ा मैटर करता है, आपकी डाइट बड़ी मैटर करती है। अब हम नौजवानों को देखते हैं हर टाइम थके थके नज़र आते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? घुटनों का मर्ज़ जो है, घुटनों की दर्द इतनी क्यों बढ़ती चली जा रही है? कमर दर्द की इतनी क्यों शिकायतें हैं? क्यों लोग जो है वो इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते कि अगर वो, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं, मुसलसल 4-5-6 घंटे बैठने से भी मुसलसल जो है बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कमर में दर्द है, बैक पेन हो जाती है, नेक में पेन, शोल्डर में पेन। ये आम चीज़ें हैं जिसका हर बंदा जो है वो शिकार नज़र आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हर टाइम थके हुए रहते हैं। वजूहात क्या हैं? इसका हमने ख्याल किस तरह से रखना है, किस तरह से इसका इलाज कराना है। हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जी ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जरी, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद काज़मी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरली डिस्कस कर लेते हैं। हर बंदा थका हुआ है, हर बंदा बॉडी पेन की शिकायत करता है। नॉर्मली आप सो के उठे तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन समटाइम्स सो के उठे, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम सो के भी उठे हैं तो कभी शोल्डर में दर्द है, कभी बैक में पेन है। क्या वजूहात है इसकी? बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें सबसे पहले अगर लेडीज़ का देखा जाए तो लेडीज़ के लाइफस्टाइल का इसमें बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि वो अपने वॉक, अपनी डाइट, अपनी रहन सहन, इसका थोड़ा सा इन्हें ख्याल करना चाहिए। अगर हम आप ओल्ड एज का ले लें तो उनमें बुज़ुर्गों में उनका भी लाइफस्टाइल, उनकी डाइट, जितनी डाइट हमारी बैलेंस होगी, जितनी सादा ग़िज़ा होगी, उतना ही आपकी जो है ना बोन्स की जो कैल्शियम, विटामिन डी ये लेवल पूरा रहेगा तो उनको ये प्रॉब्लम्स कम होंगे। इसके अलावा हमारा मोबाइल का इस्तेमाल, हमारे लैपटॉप का इस्तेमाल, हमारे बैठने का स्टाइल और एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी ही इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज जितनी आपकी डाइट इम्पॉर्टेंट है, इतनी ही इम्पॉर्टेंट आपका सुबह उठना और सनलाइट का एक्सपोजर आपकी बॉडी पे बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारा मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम पे अगर हम थोड़ा सा सनलाइट का जो सॉफ्ट सी लाइट है उसका अगर हमारी बॉडी पे एक्सपोजर हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। उसमें हमारी विटामिन डी यूटिलाइज हो जाती है और हमारी कैल्शियम और विटामिन बॉडी की जो बोन्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। क्या बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को विटामिन डी, हर बंदा ही कहता है विटामिन डी की कमी का शिकार, अल्टरनेट पे जाना बहुत ज़रूरी होता है? हम लोग चूज़ी हो गए हैं, हम लोग वो डाइट लेते हैं जो हमें हमारा टेस्ट हमें अच्छा देती है। हम जितना इसमें मसालेदार और टेस्टी चीज़ें लेते हैं उतना ही हमारी डाइट और बोन पे फ़र्क पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है। अगर हम जितनी सिंपल ग़िज़ा लेंगे, फ़र्ज़ करें अगर हम दूध, दही, अंडा और ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स और तली हुई चीज़ें कम लें, फ़िश इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम और विटामिन डी की पूरी होती रहे, वो अगर चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में कम से कम ये बोन्स और यंग लोगों में ये जो ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है बेवक्त सोना, बेवक्त उठना और एक्सरसाइज का ना करना, ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी बोन जॉइंट में पेन और लिथार्जिक, सुबह सुबह जब उठते हैं तो लिथार्जिक होते हैं, उठने को दिल नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए कि आपकी डाइट बैलेंस नहीं है और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है।
ठीक है, ये ओवरऑल हमारा लाइफस्टाइल Overall, बड़ा मैटर जी, करता है। बिल्कुल। और बच्चों की तो आजकल वैसे ही यही इशू है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। स्पोर्ट्स का इसमें क्या रोल है? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है स्पोर्ट्स से। देखिए ना, आपकी जो जो बोन्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आती ही भागने से है, तेज़ तेज़ चलने से है, फिज़िकल एक्टिविटी से है। आपकी मसल की जो एक्टिविटी है, मसल की जो है स्ट्रेंथ है, वो रिलेट करती है इससे बोन से। और बोन की जो है ना, अगर बोन में अगर एक्टिविटी बोन की ज़्यादा होगी, भागे दौड़ेंगे, खेलेंगे, तो उससे ट्रैम्पोलिन इफेक्ट आता है और आपकी बोन में जो है ना स्ट्रेंथ आती है। इसके इनडायरेक्टली अगर आप कह लें तो लंग्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। लंग्स की एक्टिविटी जब बढ़ती है भागने से, तो उससे आपकी ब्लड प्यूरिफाई होता है। ब्लड प्यूरिफाई जब होता है तो फिर इनडायरेक्टली आपकी जो एनर्जी जो है, आपके जो सारे सिस्टम अच्छा काम करते हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। जब एब्जॉर्प्शन आपकी अच्छी होती है, जो भी आप डाइट लेते हैं, तो उससे डिपॉजिट जो है कैल्शियम और उसके बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और सिंपल डाइट। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी मसरूफियात के बिना पर इस अहम हिस्से को हमेशा जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, और फिर इन द रिजल्ट यही होता है कि छोटे छोटे मसले होना शुरू हो जाते हैं। जॉइंट्स में पेन, बैक पेन, हर बंदा शिकायत करता है। देखिए, हम बीइंग ए मुस्लिम, मैं आपको मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारे तमाम जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। नो डाउट। तो दो चीज़ें हैं, एक नमाज का अगर वो नहीं कर सकते, वैसे जो हमें पढ़ना चाहिए सबको, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर हमें स्विमिंग जो है ना, आपके जॉइंट्स पेन, बैक एक और इसके जो पूरी बॉडी की जो जॉइंट्स है ना, उसको मोबिलाइज रखती है और उसको फिज़िकली फिट रखती है। हर एक जॉइंट की एक्सरसाइज स्विमिंग में हो जाती है और नमाज में भी हो जाती है। सही कहा। तो ये अगर आप स्विमिंग कर लें और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग अगर नहीं कर सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, या आप किसी वजह से, देखिए ना, हमें नमाज में क्या कहा गया है कि हम नमाज में है ना मिनिमम ये है कि हम बैठ के पढ़ लें। अगर बैठ में नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ लें। तो उसका हमें जो बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा ये है कि जॉइंट्स की जितनी भी हम मूवमेंट कर सकते हैं कर लें, और उसकी असल चीज़ है मूवमेंट, और वो भी आप एक फुल टाइम दें। जब आप कोई टेंशन में काम करते हैं, या आप कोई स्ट्रेस में या कोई ड्यूटी करते हैं, तो उससे आपको उतना फ़ायदा नहीं होता जितना आप स्पेशली एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं। इसलिए कि जब आप स्पोर्ट्स गेम्स करते हैं, या जो कोई एक्टिविटी आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जाती है, या वॉक करते हैं, या आप स्विमिंग करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी स्पोर्ट्स करते हैं, तो उससे आपके जो खुशी के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, वो इनडायरेक्टली आपको उसका फ़ायदा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। चले, ये तो चीज़ें होगी ना अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुसलसल कमर दर्द, शदीद कमर दर्द, इलाज क्या है इसका? मुसलसल, एक तो आपका पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपने सीधा बैठना है। आपने कभी बहुत कम टेक लगा के नहीं बैठना। अगर आपने बैठना भी तो थोड़ी 10-15 मिनट से ज़्यादा ना बैठें, स्ट्रेट बैठें, ताकि आपके लिगामेंट एक्टिव रहें। जो हमारे वर्टिब्रा हैं, जो छोटे छोटे मोहरे हैं, उनके दरमियान डिस्क होती है, और उन बोन्स की साइडों पे लिगामेंट लगे होते हैं। हमने उन लिगामेंट को स्ट्रेंथन करना है ताकि आपको बैक एक ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी है, एक तो आपका लाइफस्टाइल, दूसरा ये आप जो वेट उठाते हैं यंग लोग, उन्हें एक ख़ास तरीके से वेट उठाना चाहिए। अपनी एक्टिविटी, बैक को कंफर्ट में रखना चाहिए, डिस्कम्फर्ट में नहीं रखना। डिस्कम्फर्ट में उस वक्त आप रखते हैं जब आप बैक का पोस्चर चेंज कर देते हैं। आप टेढ़े होके बैठते हैं, आप टेक लगा के बैठते हैं, आप ज़मीन से अगर चीज़ फ़र्ज़ करें गिर जाए तो झुक के उठाते हैं। तो ऐसा नहीं, कोई चीज़ अगर ज़मीन पे गिर भी जाए, उठानी हो तो बैठ के उठाएं, खड़े हों, और बैक की एक्सरसाइज करें। फिर इसके अलावा जो कंजेनिटल एनॉमलीज बच्चों में आ जाती है, अगर बच्चों में बैक एक है तो हमें उसको ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी एक्सेसरी वर्टिब्रा होती है या ऐसी हेमी वर्टिब्रा होती है जिससे बच्चों की स्पाइन का पोस्चर चेंज हो जाता है। अच्छा, अगर आप मिडल एज में देखें तो मिडल एज में टीबी कॉमन है। तो एक तो स्ट्रेस की वजह से बैक एक हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। दूसरा, खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन, हमारे जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ टीबी कॉमन है, तो उसकी वजह से बैक एक उसकी जो
टीबी स्पाइन एक कॉमन है, उसमें भी ये बैक एक हो जाती है, उसमें साथ फिर सिम्टम्स दूसरी आ जाती हैं। इसके अलावा बैक एक जो है ना, अगर ओल्ड एज में देखें तो वो बेचारे जो लोग हैं अपना पोस्चरल उनको ज़्यादा होता है कि वो लेटे रहते हैं या टेढ़े होके बैठते हैं। तो ओल्ड एज, मिडिल एज और बच्चों में मैं आपसे बच्चों की खास तौर पे बात पूछने लगी थी। हम अपने बच्चों को देखते नहीं हैं कि वो स्टार्ट में बैठना शुरू हुए बच्चे इस तरह बैठ रहे होते हैं और वो फिर बच्चों की बैक की शेप ही इस तरह से बन जाती है ना कि वो बिल्कुल ही झुक के बैठना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो इस चीज़ का किस तरह से ख्याल रखना है? फिजिकल एक्टिविटी, उन्हें खेलने ग्राउंड में ले गए, उन्हें डाइट बैलेंस दिए, उनको शौक पैदा करें कि सिंपल डाइट लें, उन्हें कैल्शियम, विटामिन डी, दूध, अंडा जो वो पसंद करें, फिश, मतलब आप नाम लें किस चीज़ में कैल्शियम नहीं है, लेकिन सादी चीज़ें, ग्रेप फ्रूट। ओल्ड एज जिनको डायबिटीज़ है वो ले लें, जो बच्चे हैं फ़िश खाते हैं ठीक है वो फ़िश ले लें, दूध ले लें, अंडा ले लें। और साथ ग्रीन वेजिटेबल्स कुछ ऐसी हैं, उनमें भी ऐसी कैल्शियम विटामिन्स हैं जो कि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए बच्चों को शौक़ पैदा करवाएं कि वो एक्सरसाइज करें उनकी पसंद की। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें कहें जी क्रिकेट ही खेलें या हॉकी ही खेलें या फुटबॉल ही खेलें, उनकी चॉइस पे छोड़ दें। हाँ, उनको एक्सरसाइज करने दें। डॉक्टर, घुटनों के दर्द बढ़ते चले जा रहे हैं लोगों में, उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात हमारा लाइफस्टाइल, ओल्ड एज, यंग लोगों में अगर हम बैठे रहते हैं, कम उठते हैं, लोगों को तकलीफ़ देते हैं कि लोग हमारे काम आके कर दें, तो उसमें स्टिफनेस आ जाती है। ओल्ड एज में हमारी डाइट की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यंग लोगों में ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चोट लगने से कई दफ़ा घुटनों में दर्द हो जाता है। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हमें पता नहीं होता यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और वो हमें ऐसे लगता है कि बॉडी एक्स हो रही हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है। तो यंग लोगों में और मिडिल एज लोगों में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, लाइफस्टाइल ऐसा हो जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ सकती है नी में। ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस, मोटा बंदा, फैटी जो पेशेंट हैं या जो जिनमें डायबिटीज़ है, शुगर के पेशेंट, या जिन लोगों में डाइट की कमी आ जाती है, उनको ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मोटापा, उसकी वजह से जॉइंट स्पेस जो है, नी का जॉइंट स्पेस है, उसके अंदर कमी आ जाती है। एक्चुअली वहाँ एक लुब्रिकेंट होता है हर जोड़ में, तो लुब्रिकेंट का सनोवियल फ्लूइड जिसे कहते हैं, वो जॉइंट को लुब्रिकेट रखता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर ट्रॉमा हुआ है, अगर ओल्ड एज है या आपने ठीक बैलेंस आपने डाइट नहीं ली, तो उसकी वजह से जॉइंट्स में जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। जॉइंट आपस में ऊपर और नीचे वाली जो दोनों बोन है आपस में फ्रिक्शन होती है, उससे पेन होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस फिर बढ़ता चला जाता है। तो उसका हल एक तो ये है कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी, जॉइंट की एक्सरसाइजेस, और इसके अलावा डाइट में अगर ब्लड प्रेशर शुगर का मसला नहीं है तो फिर सफ़ेद तिल और अलसी का इस्तेमाल ग्राइंड करके लें, वो उससे जॉइंट में थोड़ी सी रिपेयर हो जाती है। जॉइंट में जो ग्लूकोजामीन, कॉन्ड्राइटिन है, उसकी रिपेयर हो जाती है। तो वो आप ओल्ड एज लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा ये कि जितनी पॉसिबल है एक्सरसाइज करवाएं। यानी आपकी ओवरऑल बातों से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे मसाइल से अगर आपने बचना, चाहे वो कमर दर्द के हैं, शोल्डर पेन के हैं, घुटनों के मसाइल हैं, उसका हल यही है अच्छी डाइट और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल, वॉक, एक्सरसाइज रूटीन में रखें तो इन बहुत सारे मसाइल से आप बच सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से, इन मसाइल से दूर रहें तो लाइफस्टाइल पे अपने गौर कीजिए, अच्छी खुराक खाएं और रूटीन में वॉक और एक्सरसाइज करें ताकि इन तमाम चीज़ों से आप दूर रह सकें, बच सकें। इसी के साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।